आइए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपनी इस नई वीडियो की। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम बटलर ईट्स की द सेकंड कमिंग, जो कि बहुत ही फेमस पोयम है। और इस कविता में दोस्तों एक्चुअली ये कविता जो है आपको बता दूं, ये है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की कविता। 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, 1918 में विश्व युद्ध खत्म हुआ और 1919 में ब्रिटेन में जो है गृह युद्ध की स्थिति बनी रही। और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारी तबाही हुई थी, बहुत सारा मतलब ब्लड शेड हुआ था, मारकाट हुई थी, बहुत लोग बर्बाद हुए थे और जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल नीचे आ गई थी। तो इसके जो दुष्परिणाम थे, कहीं ना कहीं राइटर के हृदय में इन चीजों को लेकर के बड़ी डेप्थ थी, बहुत गहराई थी, बहुत सारी चीजें उस विषय में वो सोचते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इस कविता में एक जो रीइंकार्नेशन है, जो दूसरा अवतार है, पैगंबर का आना है, जीसस क्राइस्ट की जो 2000 साल पहले बर्थ थी उसको दोबारा से रिवाइव करने की इसमें कोशिश की गई है और मैसेज दिया गया है। तो ये जो है ये पर्टिकुलर इमेजिनेशन है, एक इमेजरी है विलियम बटलर ईट्स की, जो कहीं ना कहीं बहुत ही सैड है, बहुत ही दुखी है उस मारकाट से, उस मानवीय मूल्यों में आई गिरावट से। जो लोग हैं वो मैटेरियलिस्टिक हैं, एक दूसरे का जो संबंध है वो खत्म हो गया है, इन चीजों को लेकर के। तो अपना पेन पेंसिल आप ले लीजिए। पहले मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट्स है, की फैक्ट्स है, वो आपको बताऊंगा और उसके बाद लाइन टू लाइन इस पोएम को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं वनराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं चैनल वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर। तो जो की फैक्ट्स है दोस्तों, वो की फैक्ट्स में सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए ये जो पोएम है सेकंड कमिंग, नाम दिया है दोस्तों सेकंड कमिंग। सेकंड का मतलब दोबारा से, है ना, दोबारा से आना। किसका आना? जीसस क्राइस्ट का। तो ये दोहरा जो दोबारा से इनकार्नेशन है, जो मतलब कहते हैं कि अवतार है या पैगंबर का आना है, उस चीज को ये उसका टाइटल यहां पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो है ये कविता जो लिखी गई है दोस्तों, इसकी कंपोजिंग डेट है 1919। कंपोज इन 1919 में इसको कंपोज किया गया है। पहला जो की फैक्ट्स है वो आपको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इसको जो पब्लिश किया गया है, ये पब्लिश हुई है दोस्तों 1920 में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, 1920 में ये पब्लिश हुई है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ये जो पब्लिश हुई है वो द डायल में हुई है। द डायल जो है एक मैगजीन है, जो कि एक अमेरिकन मैगजीन है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपके यहां पर आपको याद रखने हैं। 1919 में इसको लिखा गया, 1920 में अमेरिकन मैगजीन द डायल में इसको प्रकाशित किया गया। और उसके बाद दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद 1921 में इनका एक पोएटिक वॉल्यूम आता है, आया है विलियम बटलर ईट्स का द डांसर करके। तो उसमें इस कविता को जो है दोस्तों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कुछ और चीजें आपको बता देता हूं। इसमें जो दोस्तों स्टैंजा है, वो स्टैंजा 5वां पॉइंट आपका हो जाएगा। जो स्टैंजा है वो 2 स्टैंजास में है। और अगर हम लाइंस की बात करें दोस्तों, तो लाइंस इसमें 22 लाइंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो की फैक्ट है इसका दोस्तों, वो है कि इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में।
ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। अब यदि आपको ब्लैंक वर्ड समझना है तो वीडियो के लास्ट तक जाइएगा और लास्ट में मैं आपको एक उसमें नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक वर्ड्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है और इसमें 2 स्टेंजा है, लाइन्स हैं 22 इसमें। 1919 में लिखा गया, 1920 में पब्लिश हुआ द डायल में, और ये रीइंकार्नेशन को बताता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम थीम की बात करें दोस्तों, थीम क्या है, तो थीम में ध्यान रखिएगा, ये तो आपको पता लग गया कि इसमें रीइंकार्नेशन की बात हो रही है, और इसका थीम है दोस्तों एंड ऑफ क्रिश्चियनिटी। एंड ऑफ क्रिश्चियनिटी और बिगिनिंग ऑफ बार्बरिज्म। यानी कि आप कहिए कि जो एक सभ्यता है, शालीन सभ्यता है, सिविलाइज सभ्यता है, उसका अंत होना, और एक जो इमोशन लेस जो सभ्यता है उसकी शुरुआत होना। तो ये थीम आप जरूर इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं लाइन टू लाइन पोएम की। बहुत अच्छी ये कविता लिखी हुई है दोस्तों। देखिए, पहले यहां पर कहा गया है, यहां पर कहा गया है टर्निंग एंड टर्निंग। अब इस टर्निंग और टर्निंग का मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। टर्निंग और टर्निंग शब्द यहां पर जो वोकेबलरी के सेंस में अगर हम देखें तो यहां पर है दोस्तों उड़ना, फ्लाई करना, फ्लाइंग राउंड अबाउट, गोल गोल घेरे में फ्लाई करना। 2 अर्थ इस शुरू की 2-3 लाइनों की डबल मीनिंग है दोस्तों। टर्निंग एंड टर्निंग यानी फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर है दोस्तों, टर्निंग से मतलब है समय का गुजरना। जब भी यहां पर W.B. Yeats कहते हैं कि जो समय है, जिस स्थान से ये समय का चक्र शुरू होता है, उसी स्थान पर ये चीजें दोबारा से घूम करके आ जाती हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं टर्निंग एंड टर्निंग, बहुत बड़े क्षेत्र में उस सभ्यता की शुरुआत में जब जीसस क्राइस्ट का जो है जन्म हुआ, उससे वो देखते हैं कि आज की जो सभ्यता है उसमें कितना परिवर्तन आ गया है, कितनी चीजें हैं जो बदल गई हैं। वो कहते हैं बहुत पुरानी सभ्यता जब हो जाती है तो धीरे धीरे उस सभ्यता के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वो समाप्त होने लगते हैं, और नई सभ्यता की ओर नई जो जनरेशन है वो नई सभ्यता को अपनाती है और पुरानी चीजों को भूल जाती है। इस प्रकार एक चीज दूसरी, एक सभ्यता दूसरी सभ्यता का स्थान ले लेती है। तो वो कहते हैं टर्निंग एंड टर्निंग, घूमते हुए, फ्लाई करते हुए, यानी समय के गुजरने से, समय के गुजरते हुए, इन द वाइडनिंग जाहिर। अब देखिए दोस्तों, वाइडनिंग माने होता है विस्तृत होता हुआ, फैलता हुआ। यहां पर भी सिंबलाइजेशन है। देखिए दोस्तों, अगर हम पृथ्वी की शुरुआत की बात करें या दुनिया के समाप्त होने की बात करें तो एक सर्कल की बात हमेशा से ही की जाती है। पृथ्वी की, सूर्य की, इन सभी की शुरुआत जो हुई वो एक सर्कुलर ब्लास्ट से हुई है, और ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी की समाप्ति होगी तब भी वो एक सर्कुलर ब्लास्ट से होगी। जैसे कि आप सुनते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ब्लैक होल की बात करते हैं कि अंतरिक्ष में एक ब्लैक होल है जो कभी भी सारे ग्रहों को निगल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन उनके पास है और वो इन चीजों को समझते हैं। हालांकि ये उस समय और आज के समय में कितना तर्कसंगत होगा, कितनी नॉलेज उनके पास होगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। यहां पर वो कहते हैं एक बड़ा सा व्हील जो कहीं ब्रह्मांड में कहीं बहुत विस्तृत होता चला जा रहा है, अर्थात एक सभ्यता जो बहुत पुरानी हो चुकी है, वो सभ्यता। तो यहां पर कहते हैं टर्निंग एंड टर्निंग, उसके घूमते हुए, बढ़ते हुए, द वाइडनिंग जायर, वो बड़ा सा जो व्हील है, जायर पहिया। आगे द फाल्कन। अब यहाँ पे 2 सिंबल हैं दोस्तों, यही 2-3 लाइनें आपको समझनी है, बाकी सारा आपको समझ में आ जाएगा। द फाल्कन कैन नॉट हियर
द फाल्कनर। देखिए दो शब्द है, एक फाल्कन, फाल्कन से मतलब होता है बाज, एक शिकारी पक्षी जो अन्य साधारण पक्षियों का शिकार करता है। ठीक, दूसरा है फाल्कनर। फाल्कनर से मतलब है वह हैंडलर जो उस पक्षी को आदेश देता है, उस पक्षी को उड़ाता है। यहां पर दोनों बातें मैं आपको स्पष्ट करूंगा। देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद की ये पोयम है और ब्रिटेन के अंदर जो है बहुत सारा जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें भी बहुत सारा ब्लडशेड हो रहा है, मानवीय मूल्य बहुत खत्म हो चुके हैं, लोगों में सहनशीलता नहीं है, लोगों में सम्मान नहीं है, हर व्यक्ति भौतिकवादी है और अपने पर्सनल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें उसी को इंडिकेट करती है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। उन्होंने कहा द फाल्कनर, वह जो फाल्कन था वो उड़ रहा था, उस बड़े से सर्किल में घूम रहा था, उस समय के चक्र में, कैन नॉट हियर द फाल्कनर। यहां पर फाल्कन से मतलब है दोस्तों जो लोग थे जो किसी के इशारे पर दूसरे लोगों को मार दिया करते थे। तो एक सिंबल यहां पे जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार गृह युद्ध के अंदर उस आर्मी के ऊपर। हालांकि ये आपको रिटन में नहीं मिलेगा दोस्तों, परंतु मैंने इसको जब एनालिसिस किया तो कहीं ना कहीं मैं पाता हूं कि वो इस बात को कह रहे हैं कि एक वो लोग हैं जो आदेश देते हैं किसी को मारने का, काटने का, सेनाओं को आप कह सकते हैं, और दूसरा है वो लोग जो सेना के रूप में, आर्मी के रूप में काम करते हैं, जो शिकारी के रूप में काम करते हैं, या ये कहेंगे कि जो जिनका पेशा है दूसरों को मारना काटना, है ना। तो यहां पर फाल्कन शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है और फाल्कनर का शब्द का प्रयोग किया गया है जो उसका ओनर है, जो उसको आदेश देता है। तो वो कहते हैं कि वो लोग अपनी मानवीय भावनाओं को छोड़ते हुए, फ्लाई करते हुए एक फाल्कन के रूप में इतनी दूर उस बड़े क्षेत्र में चले गए हैं, अपनी मौलिक सभ्यताओं से वो इतना दूर हो गए हैं कि जो उनके उद्देश्य थे, उन सभ्यताओं का जो विकास था, जो अर्ली था, जैसे धार्मिक ग्रंथ थे, जो एक दूसरे का सम्मान था, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। और अब न तो वो खुद कंट्रोल में है और ना ही उनके मालिक की जो आवाज है, जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उन तक पहुंच रही है। केवल ये 2-3 लाइनें आपको समझनी है, उसके बाद पूरी पोएम आपको समझ में आएगी। तो जरा अपने माइंड में आप चित्र बनाइएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें हजारों लाखों लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी का कत्लेआम उसमें हुआ, सभी को जन धन माल सब तरह की हानि हुई और कुछ लोग उन गमों को उनके परिवार वाले आज तक नहीं भुला पाए हैं। तो कहीं ना कहीं राइटर बड़ा ही दुखी है इस बात को देख करके कि कैसे मानवीय मूल्यों का इतने बड़े पर्दे पर ह्रास हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो फाल्कनर अब नहीं, वो फाल्कन अब आवाज नहीं सुन पा रहा, अपने मालिक की साउंड को नहीं सुन पा रहा, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसकी रेंज से वो बाहर चला गया, उस समय की धाराओं में वो आगे बढ़ गया है। आगे कहा है थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें जो है वो सभी बिखरी हुई हैं। जो आपसी संबंध हैं वो खत्म हो गए हैं, कोई भी रिलेशनशिप अब ह्यूमन के अंदर, मनुष्यों में बची नहीं है। कह रहे ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजों का अस्त व्यस्त हो जाना, इधर उधर हो जाना, बिखर जाना, और मूल रूप से कहते हैं कि मानवीय संबंध बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। केवल कुछ चीजें अगर शेष हैं तो वो है निजी स्वार्थ। ठीक है, आगे कहते हैं द सेंटर कैन नॉट होल्ड। दोस्तों इसके भी 2 अर्थ हैं। सेंटर कहते हैं हम जो कोई बिल्डिंग है उसका जो मध्य भाग है जो पूरी बिल्डिंग को संभाले रखता है। अब चूंकि यहां पर बात हो रही है ब्रिटेन के अंदर जो गृह युद्ध एक तरीके से छिड़ा हुआ है उसकी, तो कह रहे थे सेंटर, जो सेंटर है, जो आदेश देने वाले लोग हैं वो अब स्थिति को संभालने में नाकाम है। स्थिति पूर्ण रूप से जो है वो खराब, केओस के जैसी हो गई है। सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, मानवीय मूल्य बिल्कुल खत्म है, कोई किसी का रेस्पेक्ट नहीं, कोई किसी के प्रति जो कहते इमोशन नहीं, बिल्कुल पिटीलेस हो गए लोग, मर्सीलेस हो गए, दया रहित हो गए हैं।
बस मारने, काटने और अपने उद्देश्यों को पूर्ति लोग करना चाहते हैं। ये तीनों लाइनें आपको समझ में आ गई। आगे क्या कहते हैं, देखिए आगे कहते हैं मेयर माने केवल, एनार्की इज लूज्ड, वो कहते हैं चारों तरफ क्या है सॉरी, चारों तरफ अराजकता ही अराजकता है, मारकाट, कत्लेआम, कुछ नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया है, किसी का कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, केवल उद्देश्य और उनको पाने के लिए जो भी गलत काम भी करना है वो भी लोग कर रहे हैं। अनार्की अराजकता है, लॉ जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल भंग हो चुकी है, अपॉन द वर्ल्ड सारे संसार में। देखिए यहां पर समझिए, विलियम बटलर इट्स नॉट ओनली इंडिकेटिंग अ पर्टिकुलर रीजन और ब्रिटेन, ही इज इंक्लूडिंग द होल वर्ल्ड। वो कह रहे कि सारे संसार में अराजकता फैली हुई है। अब आप समझिए, मैं प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, 1914 से 1918 की बात कर रहा हूं, उसके बाद जो गृह युद्ध चढ़ा हुआ है, आयरिश जो क्रांति हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो कहते सारे संसार में अराजकता ही अराजकता है। द ब्लड डिम्ड टाइड, देखिए ये इसको आप समझिए, मैं थोड़ा इसको पहले रफ कर देता हूं, अब समझिए। वो कहते हैं द ब्लड डिम्ड टाइड, टाइड कहते हैं दोस्तों ज्वर को, हाँ उभार को। कैसे, कौन से उभार को? एक तो समुद्र में आने वाला टाइड होता है, जब पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, उफनता है, ठीक है। ऐसे ही मन के अंदर जो विचारों की आग है, जो विचारों का उफनना है, जो गुस्से का आना है, जो उग्रता का बढ़ना है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्लड डिम्ड ब्लड। उस विचारों के उफान में ना जो मनुष्य की भावनाएं हैं वो रक्त रंजित हो गई है। इज लूज्ड, हर जगह वही चीजें नजर आती है, क्रोध, गुस्सा, अनार्की, अव्यवस्था, ठीक, मारकाट, कत्लेआम, एंड एवरीवेयर, और हर जगह, हाँ क्या कहते हैं? द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज डन। वो कहते हैं द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस। सेरेमनी ऑफ इनोसेंस से मतलब है दोस्तों कि जो प्रथाएं थी अच्छा कार्य करने की, वो प्रथाओं को उस मानवीय उग्रता ने, उस मानवीय क्रोध ने, उस पिटीलेस टाइड ने उन सभी को क्या कर लिया? इज ड्रोन्ड, डुबा दिया है, निगल दिया है। मीन्स इज टू से, अब कोई भी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, अब कोई भी व्यक्ति आपसी प्रेम सद्भाव की भावना को नहीं फैलाता, उन सभी प्रेम की भावनाओं को इस उग्रता रूपी टाइड ने निगल दिया है, खराब कर दिया, वैनिश कर दिया है, ठीक है। द बेस्ट, अब यहां इस बात को समझिए सॉरी, द बेस्ट का मतलब है वे लोग जो अच्छे कार्य करते हैं, गुड पीपल। गुड पीपल, अच्छे लोग, लेक, उनके अंदर कमी है, हाँ उनके अंदर कमी आ गई। किस चीज की कमी आ गई? ऑल कन्विक्शन, मतलब वो अपनी धारणाओं में, कन्विक्शन धारणा, वो अपनी धारणाओं में फंस करके रह गए हैं। मीन्स आप समझिए, आगे मैं इसको पढ़ देता हूं फिर आपको समझ आएगा। वाइल द रस्ट, जबकि जो रस्ट है, जो बुरे लोग हैं, आर फुल, वो पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? पैशनेट, अपनी तीव्र इच्छाओं से, तीव्र भावनाओं से, इंटेंसिटी, जिनको इरादतन वो कर रहे हैं। तो देखिए वो ये कहना चाह रहा है, राइटर कहते हैं कि जिन लोगों में ये क्षमता थी कि वो अपने अच्छे कार्यों के द्वारा समाज में प्रेम की भावना, सद्भावना को फैलाएं, वो लोग इमोशनलेस हो गए, वो लोग अपनी धारणाओं में उलझ गए, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मीन्स दे आर जस्ट थिंकिंग, नॉट दे आर इम्प्लीमेंटिंग। वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं चीजों को। वो जानते हैं कि उनसे प्रभाव पड़ेगा, परंतु वो उनको एग्जीक्यूट करने में असमर्थ हो गए हैं। इसके ठीक विपरीत एक वो लोग हैं जो समाज का बुरा करना चाहते हैं। वो लोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने के लिए तैयार हैं। वो लगातार बुरा करने के लिए खूब अपनी भावनाओं में बहे जा रहे हैं, उग्र हैं, अनिष्ट करने के लिए तैयार हैं,
कत्लेआम करने के लिए तैयार हैं। तो ये बात आपको ये समझ में आया होगा। पहला स्टैंजा देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है। टर्निंग एंड टर्निंग, उस सर्किल के बड़े होते हुए, इन द वाइडनिंग जायर, जो बड़ा होता जा रहा है, मीन्स इस टू से जो शुरुआती सिविलाइज्ड सभ्यता थी वो अब धीरे 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 अपने धार्मिक अनुष्ठानों को खोती चली जा रही है। फाल्कन कैन नॉट हियर, जो वो शिकारी पक्षी है वो अपने आका की बात सुन ही नहीं पा रहा, उसके आदेशों को फॉलो ही नहीं कर पा रहा। थिंग्स फॉल अपार्ट, चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, अस्त व्यस्त हैं। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, और उनका जो आधार है वो उस स्थिति को बनाए रखने में असक्षम हो गया है। हाँ? मेयर एनार्की, हर जगह क्या है, केवल अराजकता फैली हुई है। लॉ है ही नहीं, कानून बिल्कुल खत्म हो गया है। अपॉन द वर्ल्ड, सारे संसार के ऊपर, सारे संसार में। द ब्लड डिम्ड टाइड, और जो रक्त रंजित ज्वार है, लोगों का गुस्सा है, क्रोध है, इज लूज, हर जगह वही नजर आता है। एंड एवरीवेयर, और हर जगह क्या है, द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस, जो इस गुस्से रूपी टाइड ने, क्रोध रूपी टाइड ने, ज्वार ने, उस सेरेमनी को, जो रिचुअल्स थी, जो प्रथाएं थी, इनोसेंस, सद्भाव वाली, प्रेम वाली, उसको क्या कर लिया, ड्रोन निगल लिया है, डुबा दिया है। द बेस्ट, और जो अच्छे लोग थे, लेक, उनके अंदर कमी है। क्या? वो चीजों को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी कन्विक्शंस में फंस करके रह गए हैं। व्हाइल द रस्ट, जबकि जो बुरे लोग हैं, आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, वो अपनी भावनाओं में बहे जा रहे हैं, मीन्स वो बुरा करने से नहीं चूक रहे हैं। तो पहला स्टैंजा आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले स्टैंजे की ओर। देखिए क्या कहा गया है, श्योरली, निश्चित रूप से, सम रिविलेशन, रिविलेशन कहते हैं दोस्तों रहस्योद्घाटन, इज एट हैंड। राइटर कहता है श्योरली, निश्चित रूप से, सम रिविलेशन, अब कोई ना कोई जो रहस्य उद्घाटन है वो होने वाला है। कहते इज एट हैंड, निश्चित रूप से अब समय बदलने वाला है, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएंगे। उनका कहना यह है जब कोई भी जो समाज है वो अपने नैतिक मूल्यों को खोता है, जैसे कि हमारी हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है, मतलब मैं उस पर श्योर नहीं हूं पर कहता हूं कि कहते हैं ना जब बहुत सारा समय खराब होता है तो ईश्वर आएगा, उसका अवतार होगा। तो ऐसे राइटर यहां पर कहना चाह रहे हैं, W.B. Yeats कहते हैं कि श्योरली, क्या कहते हैं, श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड, जरूर कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ रहस्य का उद्घाटन होने वाला है। ठीक, श्योरली द सेकंड कमिंग, और वो इमेजिन करते हैं कि जो सेकंड कमिंग है, जो दोबारा से आना है उस पैगंबर का, उस ईश्वरीय शक्ति का, वो निश्चित रूप से क्या है, इज एट हैंड, उसका समय आ गया है, वो नजदीक है, वो होने वाला है। क्योंकि अब ये सब चीजें बहुत अति, वो कहते हैं पाप का गड्ढा अब भरने वाला है, जब वो भरेगा तो निश्चित रूप से वो फूटेगा। आगे कहते हैं द सेकंड कमिंग, नाउ ही रिकॉल्स द सेकंड टाइम दिस वर्ड, कहते हैं ना द सेकंड कमिंग, और जस्ट वो जब इमेजिन कर रहे हो तो उस कल्पना में खोए हुए हैं कि दूसरा अवतार अब होगा, तो वो क्या कहते हैं दोस्तों, हार्डली, कहते हैं मुश्किल से ही, आर दोज वर्ड्स आउट, जैसे ही मैंने इन शब्दों को सोचा कि अब दूसरा अवतार होगा, मुश्किल से ही ये शब्द मेरे अंदर से बाहर आए थे कि मैं क्या देखता हूं, when, माने जब, a vast image, एक विस्तृत जो इमेज है, एक चित्र है, वास्ट माने ह्यूज, विशालता है, इमेज उनके आंखों के सामने आती है। आउट ऑफ का मतलब बाहर आना, किससे, स्पिरिटस मंडी। ये दोस्तों स्पिरिटस मंडी क्या है, देखिए स्पिरिटस मंडी राइटर के मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर वह कोना है जहां पर उसके अंदर बहुत सारे विचार उफन रहे हैं।
तो कहते मेरे उन विचारों के अंदर जब मैं ये सोच रहा था कि सेकंड कमिंग होने ही वाला है, अब रहस्य उद्घाटन होगा, उसी समय मेरे उन मस्तिष्क के अंदर के उफनते हुए विचारों से एक थॉट बाहर आता है। और वो थॉट क्या है, वो क्या बताता है, वो कहता है टुवर्ड्स माय साइड, उसने मेरे दृश्य को विचलित कर दिया। टुवर्ड्स माने हिला दिया। कैसे हिला दिया? वो कहते हैं, वो देखता है, क्या देखता है, समवेयर कहीं पर, इन सेंस रेत में, रेगिस्तान में, ऑफ द डेजर्ट, वो कहता है कहीं दूर एक विशालकाय रेगिस्तान के अंदर उसको एक बहुत बड़ी विशाल आकृति नजर आती है। वो आकृति क्या है दोस्तों? ए शेप, शेप माने आकृति, विद लॉयन बॉडी, जिसका जो शरीर है वो लॉयन की बॉडी है, मीन्स सारा शरीर लॉयन का, और हेड जो है वो ह्यूमन का। वो कहते हैं कहीं दूर रेगिस्तान में जब मैं ये बात सोच रहा था कि सेकंड कमिंग होगा, दोबारा से पैगंबर आएंगे, क्राइस्ट आएंगे, उसी समय मेरे इन विचारों को, मेरे मस्तिष्क में जो दूसरा कोना है उसके उन विचारों ने मेरे को क्या कर दिया, अलग कर दिया। उन्होंने मेरे को भयभीत कर दिया। उन्होंने एक इमेज दी, और इमेज क्या दी? वो दी थी इमेज, कहीं दूर रेगिस्तान में एक ऐसी आकृति मैं देखता हूं जो बहुत विशालकाय है, जिसका शरीर तो शेर का है लेकिन मस्तिष्क जो है वो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य का है। कहते हैं अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ ए मैन, हेड ऑफ ए मैन, कहते हैं कि शरीर तो उसका, देखिए यहां पर भी लॉजिक है, शेर का जो शरीर है वो बहुत ताकतवर होता है, उसके अंदर बहुत पावर होती है, तो कहते हैं वो रिवोल्यूशन जो होगा उसमें बहुत ताकत है। फिर कहते हैं ह्यूमन हेड, मनुष्य के शरीर, यानी कि उसमें जो ह्यूमन के प्रति फीलिंग्स है वो भी होंगी। वो कहीं ना कहीं उसको इंडिकेट करना चाहते हैं। आगे क्या कहते हैं दोस्तों? अ गेज। अब देखिए, अब उन्होंने उस बात को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। यहां पर एक शेप विद लॉयन बॉडी, शरीर होगा शेर का, मस्तिष्क उस पर लगा होगा मनुष्य का। अ गेज ब्लैंक, कहते गेज माने घूरना, ब्लैंक माने खाली, पिटीलेस दया रहित, एज द सन, वो कहते हैं उसके आंखों की रोशनी, उसकी आंखों की चमक ऐसी होगी जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, वो अपनी तीव्रता में जब होता है तो गर्मी फैलाता है, उसकी आंखों से आंख कोई मिला नहीं पाता है, वो पिटीलेस होता है, लोगों पर चिलचिली धूप बरसाता है। ऐसे ही वो आकृति, उसकी आंखें हैं जो क्या है, पिटीलेस है, दया से रहित है, लोगों को घूरने वाली है, ब्लैंक एज द सन, जैसे सूर्य होता है ना उसकी तरफ कोई देख नहीं पाता, ऐसे ही उसकी आंखें। द राइटर जस्ट वांट टू से द शेप हैज द आईज विद क्रुएलिटी, वो कहता है कि क्रोध वाली आंखें हैं उसकी। ठीक है, आगे क्या है दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इज मूविंग, अब वो कहते हैं अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन इज मूविंग इट्स स्लो थाई। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया, इज मूविंग, वो आकृति धीरे धीरे अपने कदमों के साथ मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है गुण, है ना। जो एडजेक्टिव है उसको जहां पर वो एडजेक्टिव होना चाहिए वहां से रिप्लेस करके जब दूसरी जगह प्रस्तुत किया जाता है तो उस जगह ट्रांसफर एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो देखिए क्या कहा है, स्लो थाइज, स्लो थाई नहीं, स्लो जो है वो चलना है, थाइस मतलब कदम, तो थाई स्लोज नहीं है बल्कि व्यक्ति क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर ट्रांसफर एपिथेट, while all about it, जबकि देखिए वो आकृति, वो शेर वाली आकृति, ह्यूमन हेड वाली आकृति रेगिस्तान में एक विशाल आकार के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अपनी विशालकाय शरीर के साथ वो आगे बढ़ रही है। और जो रेगिस्तान के क्रुद्ध पक्षी हैं वो उस आकृति के चारों ओर
अपनी अपनी भयावह स्थिति को दर्शा रहे हैं। मीन्स वो डर के मारे अपनी परछाइयां इधर उधर, जब पक्षी उड़ते हैं तो उनकी परछाइयां नए नए आकार बनाती हैं, उसी को यहां पर कहा है वाइल, जबकि ऑल अबाउट इट, इसके चारों ओर रील शैडोज, रील माने विकृत गतिशील, शैडो माने परछाइयां, ऑफ इंडिग्नेंट डेजर्ट बर्ड, जो रेगिस्तानी पक्षी हैं, चिड़चिड़ाए, जो खींच चुके हों, जो परेशान हो चुके हों, वो उस आकृति को देख करके उसके चारों तरफ इधर उधर हड़बड़ाहट में उड़ रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कहा, द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, और इस प्रकार जो अंधकार है वो दोबारा से फैल जाता है। द डार्कनेस माने अंधकार, ड्रॉप्स माने होता, अगेन माने दोबारा से। बट नाउ आई नो, परंतु अब मैं जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं। किस बात को जानता हूं दोस्तों? वो कहते हैं बट नाउ आई नो, अब मैं जानता हूं दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप। अब देखिए ये बड़ा अच्छी बात है। हालांकि देखिए राइटर जब लिखता है दोस्तों, उसकी कविता को समझना इतना सरल नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है। पूरी पोयम का जो बैकग्राउंड है, जो राइटर का कैरेक्टर है, एडिसन और स्टील के अगर आपने ऐसे पढ़े होंगे तो उन्होंने कहा है कि अगर आप राइटर के लेख को समझना चाहते हैं तो पहले आपको राइटर को समझना होगा। मीन्स इफ यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम द पोएट्री और फ्रॉम द लिटरेचर, यू मस्ट हैव रीड फर्स्ट ऑफ ऑल द राइटर। लेखक को समझना है तो पहले लेखक को पढ़ो, उसके बैकग्राउंड को पढ़ो, तब वो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो पोयम है वो वर्ल्ड वार में हुई मारकाट, गृह युद्ध में हुई मारकाट, जो आयरिश जो सेनाओं की मारकाट है, अराजकता है, उससे बड़े प्रभावित हैं, उससे बड़े दुखी हैं। सच बात तो ये है। और वो कहते हैं कि मानवीय मूल्य खत्म हो गए, धर्मवाद खत्म हो गया, अब इमोशन है ही लोगों में, पिटीलेस है, एक दूसरे को घूर रहे हैं, अपने उद्देश्य पूरा करने के लिए दूसरों का नुकसान करने के लिए तैयार है। तो कहते हैं 20 ध्यान दीजिएगा, 20 सेंचुरीज 2000 सालों से, 20 सेंचुरीज 2000 सालों से ऑफ स्टोनी स्लीप। स्टोनी स्लीप 2000 साल क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था 2000 साल पहले, तो अब देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने उठा के कह दी। तो अब इस बात को कहते हुए बहुत समय हो गया, इतने सालों तक कुछ भी नहीं हुआ, लंबी सी एक नींद हो गई उस अवतार के बाद। वो कहते हैं 2000 सालों के लंबे समय के बाद वर वैक्स्ड, दैट 20 सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्स्ड। वो क्या हो गई दोस्तों? वैक्स्ड हो गई है, यानी क्रुद्ध, हटा दिया गया, टू नाइटमेयर, उनको बदल दिया गया। किसमें? नाइटमेयर में, एक स्वप्न में, बाय ए रॉकिंग क्रेडल, यानी कि कोई व्यक्ति जो 2000 सालों से सो रहा था, उस गहरी नींद को, उस कुंभकर्णी नींद को एक रॉकिंग क्रेडल ने, रॉकिंग माने हिलता झुलता, क्रेडल माने पालना, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि उस नए अवतार की आहट ने उस 2000 पुरानी नींद को तोड़ दिया है, झकझोर दिया है। ठीक है दोस्तों, रॉकिंग क्रेडल, रॉकिंग माने हिलता डुलता, क्रेडल माने पालना। ठीक। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और वो कहते हैं व्हाट रफ बीस्ट। अपने आपसे प्रश्न करते हैं ये बीस्ट जो है, कौन सा बीस्ट? जिसकी वो पीछे से बात करते आ रहे, वही रेगिस्तानी बीस्ट, वो उसको बीस्ट कहकर बुलाते हैं, बड़े आकार वाला। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, वो कहते हैं अब वो समय आ गया है जब समय परिवर्तित होगा, जब न्यू इनकारनेशन होगा, जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता का स्थान लेगी। पहले की सभ्यता सिविलाइज थी और अब आने वाली जो सभ्यता है वो बहुत ही ज्यादा खराब होगी, मानवीय मूल्य बिल्कुल उसमें खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बीस्ट लाइक, आगे देखते हैं स्लॉचिस जो इरा है, समय है, टुवार्ड्स बेथलहम, वो जो आकृति है वो कहा धीरे धीरे वो बेथलहम की ओर बढ़ रही है। टू बी बॉर्न, जन्म लेने के लिए। वो कहते हैं कि वो आकृति धीरे धीरे जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ प्लेस है वहां पर वो उस ओर आगे बढ़ रही है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये कविता आपको समझ में आई होगी। ये कुछ नहीं दोस्तों, ये एक इमेजरी है, इसमें एक अपना विचार प्रस्तुत किया गया है डरने के बाद, उन दृश्यों को देखने के बाद जो बहुत खराब है। तो कहीं ना कहीं W.B. येट्स थोड़े कहेंगे कि उनकी आस्था है ईश्वर में, गॉड में, और वो चाहते हैं कि जो शांति है वो शांति प्रिय लोग आगे आए। तो कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको कविता समझ में आई होगी। यदि आपको पोयम अच्छी लगी तो धन्यवाद। कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।